तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर 9 एज पर न्यू सिलेबस। लेकिन इसके पहले आप इसके 8 लेक्चर जो हुए हैं उनको ठीक से देखो, ठीक से समझो। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करो। लेकिन ये लेक्चर देखने से पहले वो लेक्चर को ठीक से समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों आज का टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ 2 SHMs हैविंग सेम पीरियड एंड अलोंग द सेम पाथ। मतलब कंपोजिशन का ही मतलब होता है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। मतलब 2 SHMs, 2 वेव्स का कॉम्बिनेशन एक ही पीरियड से, सेम पीरियड से और सेम पाथ से हो रहा होगा, तो उस पार्टिकल का जो रिजल्ट है वो क्या रहेगा वो हमें निकालना है। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन उसके पहले वेव का जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपके बुक में वो नहीं दिया है, लेकिन मुझे वो पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि उसी के ऊपर बेस्ड है ये पूरा टॉपिक। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है वो मैं आपको पहले बताती हूँ, उसके बाद हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो सब लोग ध्यान से देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसके पहले इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा मुझे आपको। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है देखो, हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे एक पार्टिकल है, और यहाँ से 2 वेव्स साथ में आ रही है इस डायरेक्शन से। सपोज कंसीडर करते हैं एक वेव जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से पास हो रही है ऐसे, और इस पार्टिकल में से वो पास हो रही है यहाँ से एक वेव। और दूसरी वेव जो है वो भी सेम, उसका सेम टाइम पीरियड है, सेम एम्पलीट्यूड है, वो भी यहाँ से पास हो रही है इसी पार्टिकल में से। तो एट ए टाइम ये दोनों वेव अलोंग द सेम पाथ, सेम पीरियड इस पार्टिकल में से पास हो रही है। एक्चुअली ये जो वेव होती है वो क्या होता है, नथिंग बट द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो वाइब्रेशन ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे एम्पलीट्यूड नीचे की डायरेक्शन में होगा, यहाँ ऊपर की डायरेक्शन में होगा, और ये उसकी होती है मीन पोजीशन, यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 रहेगा। ये उसका मीनिंग होता है। तो यहाँ से जब वेव यहाँ से पास होगी इस पार्टिकल से, तो ये पार्टिकल भी वाइब्रेट होना स्टार्ट करेगा यहाँ पे। तो ये पार्टिकल जो है वो कितने एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होगा, मतलब इस वेव के एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होगा कि इस वेव के एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होगा। तो अगर मैं कंसीडर करूँ इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो है x1 और इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो है x2, सॉरी इस वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है x1 और इस वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है x2। तो ये जो पार्टिकल है वो वाइब्रेशन इन दोनों का मिला के, इन दोनों की एडिशन करके फिर वाइब्रेट होता है। मतलब कंसीडर करते हैं इस पार्टिकल का वाइब्रेशन x जितना है, तो ये कितना वाइब्रेट होगा, x1 प्लस x2, इन दोनों का मिला के उतना वो वाइब्रेशन देगा। मतलब कंसीडर करो इसका जो एम्पलीट्यूड है इस यहाँ पे, जब वो यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड कंसीडर करते हैं 1 सेंटीमीटर, वो इतना वाइब्रेट हो रहा था। ये भी 1 सेंटीमीटर जितना वाइब्रेट हो रहा था। तो ये जो पार्टिकल है ये कितने सेंटीमीटर से वाइब्रेट होगा, ये 2 सेंटीमीटर से वाइब्रेट होगा। मतलब 1 + 1 दोनों का मिला के 2 सेंटीमीटर से ये पार्टिकल वाइब्रेट होगा। मतलब यहाँ पे इसका इतना एम्पलीट्यूड है, इसका इतना एम्पलीट्यूड है, यहाँ का जो एम्पलीट्यूड हमें मिलेगा वो 2 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो रिजल्टेंट हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो x1 + x2, जितना डिस्प्लेसमेंट हमें इस पार्टिकल के ऊपर मिलेगा। और इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। मतलब जब 2 वेव्स साथ में एक पार्टिकल से पास हो रही है अलोंग द सेम पाथ, सेम पीरियड, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो दोनों वेव के डिस्प्लेसमेंट की एडिशन जितना होता है, सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 वाइब्रेशंस, 2 डिस्प्लेसमेंट, वैसे वहाँ पे हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलता है। अब कंसीडर करते हैं यहाँ पे ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर ये दोनों वेव एट अ टाइम रीच हो रही है। यहाँ से एक वेव रीच हो रही है ऐसे, और यहाँ से एक वेव रीच हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है,
ये दोनों वेव्स में फेज डिफरेंस 180 का है। फेज डिफरेंस मतलब क्या, जब ये वेव यहाँ से स्टार्ट होने के बाद यहाँ तक गई तब ये वेव स्टार्ट हुई। मतलब क्या, जब ये वेव का 180 डिग्री एंगल चल रहा होगा तब इस वेव का एंगल 0 चल रहा होगा। मतलब जब ये वेव का क्रेस्ट चल रहा होगा तब ये वेव का ट्रफ चल रहा होगा, ऐसा उसका मीनिंग है। अगर ये वेव का क्रेस्ट तो ये वेव का ट्रफ, इसको हम बोलते हैं 180 डिग्री। मतलब इसका 0 यहाँ पे रहेगा 180 और यहाँ पे डायरेक्टली 180 स्टार्ट हो गया। देखो मतलब इन दोनों में फेज डिफरेंस, यहाँ पे 0 तो यहाँ 180, मतलब दोनों में फेज डिफरेंस कितना हो गया, 180 का हो गया। तो ये 180 डिग्री से स्टार्ट हो गए यहाँ तक रीच होंगी। इस पार्टिकल के ऊपर दोनों वेव एट ए टाइम रीच हो रही है। तो अब क्या होगा, जब ये वेव यहाँ पे पहुँचेगी तो इसका क्रेस्ट चल रहा होगा और जब ये वेव यहाँ पे आएगी, यहाँ से पास होते होते, फॉर एग्जांपल यहाँ से पास होते होते वो यहाँ तक आ गई। तो जब ये यहाँ तक आई, यहाँ से पास होते होते यहाँ तक आने के बाद इसका क्रेस्ट होगा और जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी तो इसका ट्रफ होगा। मतलब देखो यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड होगा +1 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड होगा नीचे की डायरेक्शन में -1 सेंटीमीटर। तो इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है, x1 + x2। तो ये क्या है +1 और ये क्या है -1। तो 1 - 1 यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 0 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या, ये पार्टिकल ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, तो वो कहाँ पे रहेगा, इट स्टे एट अ मीन पोजीशन। मतलब कौन सी पोजीशन पे रहेगा, 0 पोजीशन पे। ऐसे वो खुद का डिस्प्लेसमेंट चेंज करता है। मतलब यहाँ पे जो साइन है 1 और -1 वो इस वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग चेंज करके वो खुद को वाइब्रेट करता है। तो यही हमें प्रूव करना है कि एग्जैक्टली अगर ये दोनों वेव कंसिडर करते हैं SHM कर रही है, SHM मतलब टू एंड फ्रो मोशन कर रही है और टू एंड फ्रो मोशन में वो एट टाइम यहाँ पे रीच हो रही है। तो उस टू एंड फ्रो मोशन में क्या ये पार्टिकल भी टू एंड फ्रो करेगा, मतलब SHM करेगा। अगर वो SHM करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट उस वक्त कितना रहेगा, ये हमें निकालना है। तो अलग अलग केसेस में वो हमें स्टडी करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसका रिजल्टेंट SHM का इक्वेशन बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि यह सच में ये SHM कर रहा है कि नहीं। उसके लिए उसका इक्वेशन जो है A sin ωt +φ, ये यहाँ पे वैलिड है कि नहीं, ये पहले प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग उसका रिजल्टेंट SHM का फॉर्मूला निकालेंगे। तो होप सो सबको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मुझे वापस पूछो, मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो अभी हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कंसिडर करते हैं ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर अलोंग एक्स एक्सिस हमने एक फोर्स लगाया। मतलब कंसिडर करते हैं ये टू एंड फ्रो फोर्स है। मतलब कंटिन्यूसली आप ऐसे वाइब्रेशन यहाँ से पास कर रहे हो, टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो, ऐसे वाइब्रेशन स्टार्ट कर रहे हो। तो ये पहला वाइब्रेशन हमने यहाँ से स्टार्ट किया। साइमल्टेनियसली ये जो फर्स्ट वाइब्रेशन है, सपोज हम इसको नाम देते हैं x1। साइमल्टेनियसली सेम वाइब्रेशन यहाँ पे मैंने पास किए, इसमें से ही यहाँ थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा। ये पार्टिकल थोड़ा बड़ा कंसीडर करते हैं हम लोग। इसमें से सेम वाइब्रेशन मैंने स्टार्ट किए यहाँ पे, वो भी सेम डायरेक्शन में है, टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो। मतलब ये एक वाइब्रेशन इसमें से हम लोग पास कर रहे, ये एक वाइब्रेशन इसमें से हम लोग पास कर रहे। तो ये जो पार्टिकल है वो कितने एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होगा वो हमें देखना है। तो अभी देखो यहाँ पे ये भी टू एंड फ्रो कर रहा है, ये भी टू एंड फ्रो कर रहा है। मतलब ये भी एक SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और ये भी एक SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो इसका जो इक्वेशन हमें पता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या होता है, x1 = A1 sin ωt + φ1। ये पहला जो पार्टिकल है, पहला जो वाइब्रेशन है, पहला जो SHM है, उसका ये इक्वेशन है। और दूसरा जो
वो SHM है, वो भी SHM ही है, मतलब उसका भी सेम इक्वेशन रहेगा, सिर्फ इसका एम्पलीट्यूड A1 है और इसका एम्पलीट्यूड, क्योंकि एम्पलीट्यूड दोनों का सेम नहीं हो सकता, मे बी चेंज भी हो सकता है, तो इसका एम्पलीट्यूड मैंने A2 कंसिडर किया और साइन ही रहेगा, ओमेगा टी सेम रहेगी, प्लस यहाँ पे इनिशियल फेज जो है, मतलब इनिशियल एंगल, मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में बताया 0 है, 180 हो सकता है, मतलब फेज डिफरेंस हो सकता है वहाँ पे, एक का अगर 0 है तो दूसरे का 90 हो सकता है, एक का अगर 0 है तो दूसरे का 180 हो सकता है, तो यहाँ पे φ1 और φ2 मतलब इनिशियल फेज हमें अलग अलग लेना पड़ेगा। तो ये दो इक्वेशन SHM की हमने कंसिडर किए। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये पार्टिकल के ऊपर x1 जितना SHM है या x2 जितना SHM है, तो प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसके ऊपर जो SHM रहेगा वो क्या रहेगा, x1 प्लस x2 जितना रहेगा। तो ये दोनों मिला के जो फॉर्मूला बनेगा क्या वो भी SHM है, वो हमें प्रूफ करना है। तो ये फॉर्मूला भी इन दोनों का मिला के फॉर्मूला भी क्या आना चाहिए, इसी फॉर्म में आना चाहिए, A साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसी फॉर्म में अगर फॉर्मूला हमें मिलता है तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो रिजल्ट प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो रिजल्ट भी हमें क्या मिल रहा है, SHM का ही रिजल्ट मिल रहा है। तो ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा, इसके लिए एक डेरिवेशन है वो मैं आपको बताती हूँ। कंसिडर करते हैं दो SHM, लेट x1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस φ1, x2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस φ2। ये दो इक्वेशंस हमने कंसिडर किए, x1 एंड x2। अब इनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज, वो क्या होता है, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन x इज इक्वल टू हमें मिलता है x1 प्लस x2। तो ये दोनों इक्वेशन हम इसके अंदर पुट करते हैं तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू x1 की जगह पे हम डालेंगे A1 साइन ओमेगा टी प्लस φ1 प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस φ2। तो ये दोनों इक्वेशन मैंने इसके अंदर डाले। तो यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे साइन A प्लस बी का। साइन A प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। तो ये सेम फार्मूला हम लोग इसके अंदर यूज़ करेंगे। यहाँ A की जगह पे है ओमेगा टी और B की जगह पे है φ1। तो यहाँ पे हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, देखो x इज इक्वल टू A1 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे A1, यहाँ पे A1 नहीं था लेकिन हमें यहाँ पे A1 और A1 दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस बी मतलब कॉस φ1 प्लस वापिस ये A1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, A1 इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन φ1। ये हो गया A1 का। x इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस φ1 प्लस A1 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन φ1। वैसे ही हमें A2 का भी करना पड़ेगा, तो प्लस A2 साइन ओमेगा टी इंटू, यहाँ पे B की जगह पे φ2 है, कॉस φ2 प्लस A2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन φ2। तो अभी यहाँ पे देखो कॉस φ1 है, यहाँ पे कॉस φ2 है, यहाँ पे साइन φ1 है, साइन φ2 है, लेकिन यहाँ साइन ओमेगा टी दोनों में कॉमन है और यहाँ कॉस ओमेगा टी दोनों में कॉमन है, तो उसको कॉमन हम निकाल सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, देखो x इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैंने साइन ओमेगा टी बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बचता है, A1 साइन बाहर गया, कॉस φ1 प्लस A2 कॉस φ2 और ब्रैकेट के बाहर हम लिखेंगे साइन
ओमेगा टी। सिमिलरली प्लस यहाँ पे कॉस ओमेगा टी बाहर निकलेगा, A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2 और ब्रैकेट के बाहर मिलेगा कॉस ओमेगा टी। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, देखो ये जो इक्वेशन है इसकी जगह पे मैं एक इक्वेशन कंसीडर करती हूँ। यहाँ पे A1 A2 फाई 1 फाई 2 तो कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ चेंज कौन हो रहा है, वेरिएबल कौन है, ओमेगा टी वेरिएबल है, बाकी ये सब कांस्टेंट है। तो इनके लिए मैं एक फॉर्मूला कंसीडर करती हूँ। सपोज कंसीडर करते हैं आर कॉस डेल्टा इज इक्वल टू, इसकी जगह पे हम लोग डालेंगे A1 कॉस फाई 1 प्लस A2 कॉस फाई 2। इसकी जगह पे मैंने ये कंसीडर किया। और आर साइन डेल्टा इज इक्वल टू, इसकी जगह पे मैंने ये कंसीडर किया A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2। देखो यहाँ पे मैंने कंसीडर किया आर कॉस डेल्टा और यहाँ पे मैंने कंसीडर किया आर साइन डेल्टा। तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, ये दोनों को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ये पूरे इक्वेशन की जगह पे हम डालेंगे आर कॉस डेल्टा इंटू ये साइन ओमेगा टी एज इट इज़ रहेगा प्लस आर साइन डेल्टा इसकी जगह पे पुट किया और कॉस ओमेगा टी एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे दोनों में आर अगर मैंने कॉमन निकाला तो कॉस डेल्टा इंटू साइन ओमेगा टी एंड साइन डेल्टा इंटू कॉस ओमेगा टी। वापिस ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन ए प्लस बी का। इसका मतलब ए की जगह पे हम लेंगे, यहाँ पे लेंगे साइन और ए की जगह पे हम लेंगे ओमेगा टी प्लस बी की जगह पे हम लेंगे डेल्टा। मतलब ये देखो किसका फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, ये किसका फॉर्मूला है, आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। वापस मैंने वही फॉर्मूला, यही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, साइन ए इंटू कॉस। सिर्फ यहाँ पे साइन इस साइड है, कॉस इस साइड है, तो इसको मैंने अगर उल्टा कर लिया, साइन इस साइड कॉस डेल्टा इस साइड, तो वापस हमें यही फॉर्मूला मिलता है। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे रिपीट किया। तो आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा ये किसका फॉर्मूला है। अगर आप इसको ठीक से ऑब्जर्व करो, एक्स इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा को, तो ये भी हमें इसी फॉर्म में मिल रहा है। कौन से फॉर्म में मिल रहा है, ये हमें वापिस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई के फॉर्म में मिल रहा है। सिर्फ यहाँ पे आर है ए की जगह पे, ओमेगा टी है और डेल्टा की जगह पे फाई है। तो ये जो आर है ये हमें मिल रहा है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, मतलब उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ओमेगा टी, और ये जो फाई की जगह पे हमें डेल्टा मिल रहा है वो उसका इनिशियल फेज है। मतलब ये भी एक SHM का इक्वेशन हमें मिला, इसको अगर कंपेयर किया तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि वो जो पार्टिकल में से जो दोनों वेव्स पास हो रही है वो दोनों वेव्स मिला के रिजल्ट जो हमें मिल रहा है वो भी एक SHM है। ऐसा हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। देखो एक बार रिवाइज करती हूँ मैंने क्या क्या किया है। इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। x1 कंसिडर किया A1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1, x2 कंसिडर किया A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन x1 प्लस x2 लिया, तो दोनों को हमने कंबाइन किया, साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1 A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2। फिर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया ट्रिग्नोमेट्री का। वो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इन दोनों में से साइन ओमेगा टी कॉमन निकाला तो हमें ये इक्वेशन ब्रैकेट में मिलेगा। कॉस ओमेगा टी कॉमन टर्म्स को बाहर निकाल के ये इक्वेशन मिलता है। तो ये इक्वेशन की जगह पे हमने आर कॉस डेल्टा कंसिडर किया और दूसरे इक्वेशन की जगह पे मैंने आर साइन डेल्टा कंसिडर किया। तो A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2 और A1 कॉस फाई 1, सॉरी यहाँ पे 1 चाहिए, प्लस A2 कॉस फाई 2 की जगह पे हमने ये दोनों इक्वेशन पुट किए। पुट करने के बाद वापस हमें वही फॉर्मूला रिपीट हो रहा है, तो उनकी जगह पे वापस साइन A प्लस बी का, A की जगह पे ओमेगा टी, बी की जगह पे डेल्टा पुट करके हमें इक्वेशन ऑफ SHM मिल रहा है, रिजल्टेंट SHM उस पार्टिकल के लिए। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। मतलब अभी मैंने आपको इक्वेशन बताया कि x इज इक्वल टू हमें क्या मिला, आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अगर आपको दो इक्वेशन दिए हैं x1 एंड x2 और उसके ऊपर से आपको उन्होंने बोला कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालो,
रिजल्टेंट SHM निकालो। तो आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पता होना चाहिए और इनिशियल फेज भी पता होना चाहिए, मतलब डेल्टा भी पता होना चाहिए। तो उसके लिए ये जो R है, यहाँ पे R का मीनिंग क्या है? R इज कॉल्ड एज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, एंड डेल्टा इज कॉल्ड एज द इनिशियल फेज। ये इसका मीनिंग है। तो अगर आपको ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको R निकालना पड़ेगा और डेल्टा निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों के इक्वेशन हमें पता होने बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों के इक्वेशन आपको पहले डिराइव करने होंगे, उसके बाद वो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करके आप उसके इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसके इक्वेशन कैसे निकालने, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन पहले बताऊंगी, उसके बाद इनिशियल फेज का इक्वेशन, ये दोनों के फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगी। उसका यूज़ करके आप डायरेक्टली रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज निकाल सकते हैं। तो देखो उसके लिए वही फॉर्मूले में कंसिडर कर रही हूँ वापस। R cos delta is equal to A1 cos phi 1 plus A2 cos phi 2 and R sin delta is equal to A1 sin phi 1 plus A2 sin phi 2। तो उसके लिए आपको सबसे पहले वेक्टर चैप्टर में मैथमेटिकल मेथड्स 11 का सेकेंड चैप्टर, उसमें हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का एक फॉर्मूला लर्न किया था। वो फॉर्मूला क्या था? देखो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड R स्क्वायर इज इक्वल टू R साइन डेल्टा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस R कॉस डेल्टा ब्रैकेट स्क्वायर। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है R। तो अगर आपको ये वेक्टर निकालना है तो यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन, यही लाइन इधर खींच दूँ तो यहाँ पे ये होता है R कॉस डेल्टा और ये होता है R साइन डेल्टा और ये होता है R। तो अगर मुझे ये चाहिए तो पाइथागोरस का थ्योरम आपको याद होगा। तो ये अगर मुझे चाहिए तो ये इसका स्क्वायर, ये क्या होगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर मिला के आपको R स्क्वायर मिलेगा। इसको और डिटेल में स्टडी करना है तो आपको उसके लिए वेक्टर चैप्टर देखना पड़ेगा। अगर फिर भी आपको ये डिटेल में चाहिए तो आप वैसे मुझे कमेंट डालो, मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। बट फिलहाल मुझे लिंक टूट जाएगी, यही फॉर्मूला मैं डायरेक्टली कंसीडर करके इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो यहाँ पे R स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिल रहा है R साइन डेल्टा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस R कॉस डेल्टा ब्रैकेट स्क्वायर। तो इन दोनों के जो फॉर्मूले हैं ये फॉर्मूलेज में इसके अंदर पुट करती हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा? R स्क्वायर, हमें यही चाहिए, R स्क्वायर ही चाहिए, R स्क्वायर या ओनली R चाहिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, क्योंकि अपना टाइटल ही वही है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो यहाँ R साइन डेल्टा की जगह पे मैं ये फॉर्मूला डालती हूँ। वो क्या है? A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2 और उसका स्क्वायर है तो मुझे इसका भी क्या करना होगा? स्क्वायर करना होगा, प्लस R कॉस डेल्टा की जगह पे मैं ये फॉर्मूला डालती हूँ A1 कॉस फाई 1 प्लस A2 कॉस फाई 2 और उसका स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इसको अगर मैंने A कंसिडर किया और इसको B कंसिडर किया तो A प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ पे भी A प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे यूज़ करना पड़ेगा। क्या होता है A प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला? होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है देखो। तो वो फॉर्मूला यूज़ करके हमें मिलेगा R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 1 प्लस B स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 2 एंड प्लस 2AB मतलब 2A1 A2 इंटू साइन फाई 1 इंटू साइन फाई 2। ये होगा पहला ब्रैकेट। ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे दूसरा ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट हमें मिलेगा A1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 1 प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 2 प्लस 2
A1 A2 इंटू कॉस फाई 1 इंटू कॉस फाई 2। तो यहाँ पे देखो A1 स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, सिमिलरली A2 स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, और यहाँ पे 2A1 कॉमन निकल सकता है। तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे सेपरेट से हम लोग लिखते हैं, क्या मिलेगा। A1 स्क्वायर अगर मैंने कॉमन निकाला, R स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर इन ब्रैकेट में हमें मिलेगा साइन स्क्वायर फाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1। ऐसे ही यहाँ पे A2 स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, तो हमें मिलेगा A2 स्क्वायर इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर फाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर फाई 2 प्लस यहाँ पे 2A1 कॉमन निकल सकता है, 2A1 ब्रैकेट में हमें मिलेगा कॉस फाई 1 इंटू कॉस फाई 2 प्लस साइन फाई 1 इंटू साइन फाई 2। तो देखो ये किसका फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आता है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 आएगा। और ये किसका फॉर्मूला है, ये है फॉर्मूला कॉस A माइनस बी का। कॉस A माइनस बी इज इक्वल टू कॉस A इंटू कॉस बी प्लस साइन A इंटू साइन बी। तो इसकी जगह पे A और B की जगह पे फाई 1 और फाई 2 है, तो इसकी जगह पे हम ये फॉर्मूला डाल सकते हैं और इन दोनों की जगह पे 1 1 डाल सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, देखो फाइनल इक्वेशन हमें मिलेगा R स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, प्लस ये भी 1 हो गया, तो सिर्फ रहेगा A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू इसकी जगह पे कॉस A माइनस बी, मतलब कॉस फाई 1 माइनस फाई 2। ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिलेगा। ये किसका फॉर्मूला है, R स्क्वायर का। हमें क्या चाहिए, R चाहिए, तो R इज इक्वल टू हमें मिलेगा, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू कॉस फाई 1 माइनस फाई 2। तो ये हमें फाइनल फार्मूला किसका मिल रहा है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फाइनल फार्मूला ये मिल रहा है। यही फार्मूला अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करो, यही फार्मूला हमने 11th के सेकेंड चैप्टर में एज अ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड स्टडी किया है। रिजल्टेंट वेक्टर नाम था उसका, बस इतना डिफरेंस है, बाकी सेम फार्मूला हमने वहाँ पे स्टडी किया है। देखो एक बार रिवाइज करती हूँ, स्टेप्स मैंने क्या किया है। पहले वही फार्मूला हमने कंसीडर किया आर कॉस डेल्टा आर साइन डेल्टा का, फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर साइन डेल्टा स्क्वायर आर कॉस डेल्टा स्क्वायर। इन दोनों की जगह पे ये फार्मूले पुट किए, यहाँ पे ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फार्मूला यूज़ किया। जो कॉमन टर्म्स थे A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर उसको कॉमन निकाला, 2A1 A2 को कॉमन निकाला, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, और इसकी जगह पे कॉस A माइनस बी का फार्मूला यूज़ किया, और ये आर स्क्वायर था तो इसको स्क्वायर रूट निकाल दिया, और वहाँ पे हमें फाइनल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला। होप सो आपको समझ में आया होगा। ऐसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम लोग निकालेंगे। अभी बाकी है आपका इनिशियल फेज, वो भी हमें निकालना है, तो उसका भी फार्मूला हमें डिराइव करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, इनिशियल फेज कैसे निकालना है। इनिशियल फेज दैट इज डेल्टा। देखो एक्स का फॉर्मूला क्या हमें मिला था, आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। इसमें आर तो हमने निकाला, कैसे निकाला, आर इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई 1 माइनस फाई 2। तो ये फार्मूला यूज़ करके हम लोग आर निकालेंगे, और ओमेगा टी तो आपको दिया ही, लेकिन डेल्टा कैसे निकालेंगे, डेल्टा इनिशियल फेज होता है, तो उसके लिए भी हमें फार्मूला ढूंढना पड़ेगा कि कौन से फार्मूले को यूज़ करके हम लोग डेल्टा निकालेंगे। तो चलो निकालते हैं वो फार्मूला। अब देखते हैं इनिशियल फेज कैसे निकालना है। इनिशियल फेज के लिए वापस वही फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे।
आर कॉस डेल्टा आर साइन डेल्टा का। लेकिन यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला डिवाइड करेंगे, आर साइन डेल्टा डिवाइड बाय आर कॉस डेल्टा, तो इज इक्वल टू आर साइन डेल्टा की जगह पे ये डालो a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2 डिवाइड बाय a1 कॉस फाई 1 प्लस a2 कॉस फाई 2। तो देखो यहाँ पे आर आर कैंसिल हो जाएगा और साइन डेल्टा डिवाइड बाय कॉस डेल्टा किसका, साइन डिवाइड बाय कॉस किसका फॉर्मूला होता है, टैन डेल्टा का। यहाँ पे हमें मिलेगा टैन डेल्टा इज इक्वल टू a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2 डिवाइड बाय a1 कॉस फाई 1 प्लस a2 कॉस फाई 2। तो यहाँ पे टैन अगर मैंने इस साइड शिफ्ट किया, क्योंकि हमें तो चाहिए डेल्टा, इनिशियल फेस चाहिए ना, तो डेल्टा इज इक्वल टू ये टैन इस साइड आके बन जाएगा टैन इनवर्स। तो यहाँ पे टैन इनवर्स इन ब्रैकेट ये एज इट इज़ रहेगा a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2 डिवाइड बाय a1 कॉस फाई 1 प्लस a2 कॉस फाई 2। तो ये डेल्टा का फॉर्मूला हमें मिला। तो अगर आपको रिजल्टेंट SHM निकालना है, मतलब x निकालना है, तो ये x निकालने के लिए सबसे पहले आपको r निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको डेल्टा निकालना पड़ेगा और ये दोनों की वैल्यू पुट करके आपको फाइनल x का इक्वेशन मिलेगा, मतलब रिजल्टेंट SHM मिलेगा। तो ये डेल्टा का फॉर्मूला टैन इनवर्स a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2 डिवाइड बाई a1 कॉस फाई 1 प्लस a2 कॉस फाई 2, where a1 and a2 are the amplitude of SHM and फाई 1 and फाई 2 are the initial phases of SHM। तो ऐसे हम लोग ये दोनों फॉर्मूले का यूज़ करके फाइनल रिजल्टेंट SHM निकाल सकते हैं। चलो अभी देखते हैं इसमें कुछ पॉसिबल केसेस है, अलग अलग स्पेशल केस। सबसे पहले केस 1 देखते हैं। केस 1 क्या है देखो, अगर इफ़ द टू SHMs आर इन फेज। इन फेज का मतलब क्या देखो, मतलब अगर एक वाइब्रेशन ज़ीरो एंगल से, मतलब मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो दूसरा वाइब्रेशन भी उसी पोजीशन से स्टार्ट होगा। मतलब ये फाई 1 क्या है यहाँ पे 0, यहाँ पे फाई 2 क्या है 0, तो फाई 1 माइनस फाई 2 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो इसको हम कहेंगे इन फेज, मतलब जब इसका 0 है तो इसका भी 0 है, जब इसका 90 है तो इसका भी 90 है, जब इसका 180 है तो इसका भी 180 है। और ये दोनों जब इस पार्टिकल को क्रॉस कर रहे, तो इस पार्टिकल का जो क्रॉस करेंगे तो इन दोनों का अगर एक का क्रेस्ट है तो दूसरे का भी क्रेस्ट ही रहेगा, दोनों एट अ टाइम इसके ऊपर अटैक करेंगे। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें मिलेगा वो मैंने आपको बताया 1 + 1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ये क्या होगा वाइब्रेट होगा। लेकिन ये मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया, ओरली बताया, यही फॉर्मूले से प्रूव होता है क्या, देखते हैं। अगर ये इन फेज है तो हमें मिलेगा फाई 1 माइनस फाई 2 इज इक्वल टू 0, मतलब एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए, डबल से मिलना चाहिए एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे फॉर्मूला रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, पहले कॉस निकाल लेते हैं। कॉस फाई 1 माइनस फाई 2 इज इक्वल टू कॉस 0, और कॉस 0 होता है 1। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आपको पता है, अभी मैंने डिराइव करके दिया। क्या है फॉर्मूला, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस फाई 1 माइनस फाई 2। तो ये वैल्यूज़ अगर मैंने पुट की तो मुझे क्या मिलेगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a1 a2 कॉस फाई की वैल्यू क्या आ रही है 1, मतलब यहाँ पे मिलेगा 2a1 इंटू a2। तो ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला है, मतलब r इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा अंडर रूट a1 प्लस a2 ब्रैकेट स्क्वायर, उसका फॉर्मूला है। तो मैंने डाला, ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो r इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा प्लस माइनस a1 प्लस a2।
और यहाँ पे दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, मतलब अगर A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू, अगर मैं A कंसिडर करती हूँ, ये जो दोनों वेव है इन दोनों का एम्पलीट्यूड अगर सेम मिल रहा है, तो ये A1 है ये A2 है, तो ये दोनों का एम्पलीट्यूड मिला के मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा, A प्लस A, क्योंकि A1 की जगह पे मैंने A डाला, A2 की जगह पे भी मैंने A डाला, तो A प्लस A इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा 2A। मतलब देखो यहाँ एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। यही मैंने आपको ओरली बताया था। दो वेव्स जब पास हो रही है, जब ये एक वेव यहाँ से पास हो रही है इस पार्टिकल के ऊपर, दूसरी वेव भी सेम वहाँ से पास हो रही है, तो इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड ये दोनों का एडिशन करके ये पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से क्या होगा, वाइब्रेट होगा, ऐसा उसका मीनिंग है। जब एक वेव यहाँ से पास हो रही है, दूसरी वेव यहाँ से पास हो रही है, तो ये पार्टिकल का वाइब्रेशन ये दोनों का मिला के डबल से, मतलब 2A से क्या होगा, वाइब्रेट होगा, ऐसा उसका मीनिंग है। ऐसे ही रहेगी केस 2। केस 2 में हम लोग कंसिडर करने वाले हैं इफ़ 2 SHM आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज, तो phi1 माइनस phi2 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 90 डिग्री, मतलब cos phi1 माइनस phi2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी cos 90 इज इक्वल टू मिलता है 0। तो r इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू 0, क्योंकि cos phi1 माइनस phi2 क्या है 0। तो यहाँ पे हमें मिलेगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, एंड इफ A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू, सेम वही प्रोसेस फॉलो करना, इज इक्वल टू अगर A है तो हमें क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2A स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें मिलेगा अंडर रूट 2 इंटू ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा और A मिलेगा। ये मिलता है हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों में अगर फेज डिफरेंस 90 का है, 90 का फेज डिफरेंस मतलब क्या, ये बात आपको समझ में आई। 90 का फेज डिफरेंस मतलब क्या, देखो अगर एक पार्टिकल, एक वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो दूसरी वेव जब इसका 90 रहेगा तब ये वेव स्टार्ट होगी ऐसे, मतलब एक वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा और दूसरी वेव का उससे कम रहेगा। इसका मतलब हमें जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा वो ज़्यादा नहीं मिलेगा, वो उससे कम ही मिलेगा, मतलब दोनों का मिला के कम एम्पलीट्यूड मिलेगा, ऐसा उसका मीनिंग है। अब देखते हैं केस 3। अगर इन दोनों वेव्स में 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मतलब अगर एक का क्रेस्ट है तो दूसरे का ट्रफ। ये ऑलरेडी मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, इस पार्टिकल के ऊपर ये दोनों वेव फॉल हो रही है, तो जब इसका क्रेस्ट चलता रहेगा तब इसका ट्रफ चलता रहेगा, मतलब एक वेव नीचे आ रही है एक वेव ऊपर जा रही है, तो पार्टिकल ना ऊपर वाइब्रेट होगा ना नीचे वाइब्रेट होगा, पार्टिकल यहीं पे रहेगा, यहीं पे, मतलब यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। अब ये हो गया ओरली। अब देखते हैं प्रैक्टिकली आर सच में 0 मिलता है कि नहीं, देखते हैं। तो phi1 माइनस phi2, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है 180 डिग्री, मतलब cos phi1 माइनस phi2 इज इक्वल टू cos 180, और cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो R इज इक्वल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या मिलता है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू cos phi1 माइनस phi2 क्या है -1। मतलब ये किसका फॉर्मूला हो गया, अंडर रूट A1
माइनस A2 ब्रैकेट स्क्वायर का, दैट इज इक्वल टू मॉड A1 माइनस A2, स्क्वायर रूट निकल जाएगा। ये हमें मिला रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब इस केस में अगर मैं A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A कंसिडर करती हूँ तो R इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, A माइनस A1 की जगह पे A डाला, A2 की जगह पे A डाला, A माइनस A इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, 0। तो ये प्रूव हो गया। मतलब यहाँ पे पार्टिकल कहीं पे भी वाइब्रेट नहीं होगा, ना ऊपर वाइब्रेट होगा ना नीचे, क्योंकि एक ऊपर से वाइब्रेशन है, एक नीचे से, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। वही x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, अगर x2 माइनस है तो ये दोनों मिला के 0 बन जाएंगे, ऐसे उसका मीनिंग है। तो ये अलग अलग पॉसिबल केसेस भी मैंने ऑलरेडी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में भी बताई थी, अभी भी बता रही हूँ। होप सो आपको सभी टॉपिक आज के समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट डालो, मैं वापस बताऊँगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।